रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या सोच रहे हो सर पैरेलल बनेगी, पैरेलल जाएगा क्या? तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से चलती हुई दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम मोशन एजुकेशन। बच्चों, आप सभी का मोशन एजुकेशन में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए एक फास्ट ट्रैक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम 10th बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो वन शॉट में क्लियर कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यहाँ पर कवर करा था, एक शॉट में पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने वहाँ पर पढ़ लिया था, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था। सबसे पहले तो हमने लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, फिर हमने रिफ्लेक्शन को जाना था, उसके बाद हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर्स के बारे में भी हमने वहाँ पर पढ़ा था। अब हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और रहता है, वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन। सो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसके फिनोमेना क्या क्या है, ओके, और ये कहाँ कहाँ पर हमारे पास यूज आता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सो इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा चैप्टर। नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठना, मेरे साथ के साथ बच्चों नोट्स बनाते हुए चलना, ओके। तो चलिए अब हम बिना हमारा टाइम वेस्ट करें लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या होगा, सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारे पास होगा रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर याद करो, हमने वहाँ पर बात करी थी कि जब लाइट रे एक मीडियम से चलते हुए दूसरे मीडियम में एंटर करती है या फिर उस मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइट का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है उस सरफेस से, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड लाइट का कुछ पार्ट उस मीडियम में एंटर कर जाता है और अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको वहाँ समझाया था। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, देखो ध्यान से बच्चों। एक हमारे पास यहाँ पर एक मीडियम है, मान लो ये मीडियम हमारे पास एयर है एंड नेक्स्ट मीडियम हमारे पास यहाँ पर वाटर है, ठीक है। तो जब लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट होने के बाद ये नॉर्मल है और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आया। तो देखो, कुछ लाइट का कुछ पार्ट तो क्या हुआ बच्चों, इस सरफेस से टकराकर वापस से सेम मीडियम में लौट गया। तो देखो, जब लाइट रे एक मीडियम से चलती हुई किसी सरफेस पर टकराती है और वापस सेम मीडियम में लौट जाती है, इसे तो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर तो क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तो हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन, और कुछ पार्ट मीडियम में एंटर करता है और अपने पाथ से डेविएट होता है। देखो, हम जानते हैं ना, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, तो लाइट को यहाँ पर ट्रैवल करना चाहिए था कुछ ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में, बट लाइट क्या हुई, लाइट थोड़ा सा डेविएट हो गई अपने पाथ से, और ये हमारे पास आया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछे कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से चलती हुई दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, इसे ही कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये डेविएट क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर जब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये फिजिकल डेंसिटी नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसमें ट्रैवल करने वाली जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है, वो उतनी ही वहाँ पर हमारे पास कम होगी। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो लाइट डिविएट क्यों होती है अपने पास से, क्योंकि इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्लियर है बच्चों इतनी बात। यहाँ पर हमने सिंपल सा रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब इसका हम एक एनिमेशन देखेंगे, काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो अभी हमने बात करी है वो आपको पूरी समझ में आएगी। देखो, यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है बच्चों, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई। अब देखो, इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ, जब लाइट रे एयर से, ये एयर मीडियम है, ये हमारे पास वाटर मीडियम है, जब एयर से लाइट रे वाटर में आई तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, देखो ध्यान से, अपने पाथ से डेविएट हुई। आई होप आपको डेविएशन यहाँ पर लाइट का दिख रहा होगा, अपने पाथ से भटक गई, ठीक है। डेविएट मतलब भटक गई अपने पाथ से। इसको जाना कहाँ चाहिए था, स्ट्रेट पाथ में, बट ये गई कहाँ, थोड़ा सा डेविएट हुई, ओके। देखो, अगर हम यहाँ पर नॉर्मल डालते हैं तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, ओके। तो देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो, ये मीडियम 1, मीडियम 2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पर दो फिनोमेना होंगे बच्चों, या तो लाइट रे इस जो नॉर्मल है, या तो लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि लाइट किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। ये बच्चों डिपेंड करता है मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पर। समझ गए। अब देखो, ये भी कैसे डिपेंड करेगा, ये होता है हमारे पास रेफरेंस लेते हैं हम। मान लो जब लाइट रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, अब यहाँ पर रेयर और डेंसर का मतलब है ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जब लाइट रे रेयर मीडियम से चलती हुई डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है बच्चों, और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है
तब वो क्या होगा, तब वो नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होती है। हम जानते हैं जो वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर लाइट रे क्या हुई, देखो नॉर्मल की तरफ बैंड हुई। अदरवाइज अगर मान लो यही लाइट रे वाटर से एयर में जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये लाइट रे है, ये नॉर्मल है हमारे पास, ये नॉर्मल है हमारे पास, यहाँ पर ये टकराई और टकराने के बाद ये कुछ ऐसे हो गई, जाना कहाँ चाहिए था इसको, कुछ ऐसे, ठीक है। वापस से बच्चों थोड़ा सा गलत बन गया, ये ऐसे आ जाएगी और फिर यहाँ पर नॉर्मल से दूर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। जाना कहाँ चाहिए था इसको, कुछ ऐसे स्ट्रेट पाथ में, बट ये गई कहाँ, इधर। समझ में आ गया आपको इतनी बात। तो ये क्या हुआ, लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया, ओके। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। ये देखो नॉर्मल से दूर हो गई ना, ओके। और जब ये लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन। आई होप आपको रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास यहाँ पर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कि भाई रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या है। तो देखो पहला लॉ तो सिंपल सा है, कौन सा लॉ है कि रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो तीनों चीज़ें हमारे पास ये एक ही सिंगल प्लेन में होनी चाहिए। इस पर जो हमने बात करी थी, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर भी सेम लॉ पढ़ा था। वहाँ पर क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में होनी चाहिए। मैंने वहाँ पर आपको बड़े अच्छे से एनिमेशन के थ्रू समझाया भी था। वही चीज़ यहाँ पर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल जो है वो कैसा होना चाहिए, आपके पास सेम प्लेन में होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या है, द एंगल ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो होगा ये रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। समझे मेरी बात। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कैसा होगा बच्चों, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। और यहाँ पर एक शर्त होती है हमारे पास कि ये कब ट्रू होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और 90 डिग्री के बीच में है, मीन्स एक्यूट एंगल होना चाहिए, ओके। देखो इसका मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स साइन आई एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स साइन आर, ये इनका जो रेशियो है ये रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक। और ये जो कांस्टेंट है ना बच्चों, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यू। कैसे इसको डिनोट करते हैं हम, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। कुछ बुक्स में आपको ये एन से भी गिवन होगा, कंफ्यूज मत होना। और इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर म्यू या फिर एन जो होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप कहेंगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमने रिफ्रैक्शन तो पढ़ लिया, ये क्या नई बला है। और शायद कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, जिन्होंने अगर पहले पढ़ रखा होगा तो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, बड़ा मज़ा आएगा इसको करने में। बस मेरे साथ साथ चलना, नोटबुक और पेन साथ में ले लेना, जो मैं कहता जाऊँ बस वो आप नोट करते जाओ, बड़ा मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। पहले बस इतना समझ लो कि जो म्यू है। अच्छा हाँ, एक बात और, इस लेक्चर में हम सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू से ही रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अलग अलग बुक्स में शायद इसको अभी आपकी जो बुक्स होगी वहाँ पर आपको ये एन से डिनोट किया हुआ होगा, हो सकता है, ठीक है। बट हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात आती है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो चलो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर आते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। देखो बच्चों, हमने इतनी बात तो समझ ली ना कि जब लाइट रे एक मीडियम में चलती हुई दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब उसमें ट्रैवल करती है तो ऑप्टिकल डेंसिटी में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। डेविएट होती है मीन्स उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है। तो उसकी वेलोसिटी या तो कम हो जाएगी या फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है। इन स्पीड चेंज का जो रेशियो होता है बच्चों, उससे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझे, मतलब मान लो एक लाइट रे आपकी एक मीडियम ए से मीडियम बी में एंटर करती है, मीडियम ए से मीडियम बी में एंटर कर रही है। तो मीडियम ए में जो लाइट की स्पीड थी और मीडियम बी में जो लाइट की स्पीड है, उन दोनों का अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो रेशियो हमें क्या बताएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ओके।
क्लियर है क्या इतनी बात भाई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास फॉर्मूला आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब देखो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? म्यू से करेंगे। ये लो भाई, म्यू इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है क्या भाई इतनी बात? समझ में आ गया आपको? मतलब अगर लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही है, मान लो लाइट रे है वो एक मीडियम ग्लास से मीडियम वाटर में जा रही है अब, ठीक है? तो लाइट कहाँ जा रही है? ग्लास से जा रही है वाटर में। और अगर ऐसा है और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो मतलब हम क्या करेंगे भाई? ग्लास से जा रही है वाटर में, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 मीन्स ग्लास का जो वेलोसिटी है वो अपॉन जिस मीडियम में जा रही है वो मीडियम, ठीक? अब एक बात ध्यान रखना, समझने वाली बात है, नोट कर लो कि लाइट रे जिस मीडियम में एंटर होती है, लाइट रे जिस मीडियम में ट्रैवल करने के बाद जिस मीडियम में एंटर करती है, मतलब जो सेकंड मीडियम होता है हमारे पास, उसकी जो स्पीड है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी बच्चों। क्लियर इतनी बात? देखो लाइट रे हमारे पास ग्लास से वाटर में इंटरसेक्ट कर रही है, एंटर कर रही है सॉरी, तो देखो वेलोसिटी ऑफ वाटर कहाँ आ गया हमारे पास? डिनोमिनेटर में आया। अगर यही प्रोसेस उल्टा होता, मतलब हमारे पास जो लाइट रे है अगर वो वाटर से लेकर ग्लास में जाती, कहाँ से जाती? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या जाता है बच्चों? मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिलता मुझे वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। क्लियर है क्या भाई इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऐसा होगा कुछ, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बस उसकी जो वेलोसिटी होगी वो नीचे आएगी। ओके, ठीक है? सो कंफ्यूज मत होना कोई बच्चे इस चीज़ में, बस इसको ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी है आपकी, वो वेलोसिटी जिस मीडियम में एंटर कर रही है वो हमारे पास यहाँ पर नीचे आएगी। अब देखो कितना सिंपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना। अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्लास की हमारे पास अगर मान लो वेलोसिटी गिवन है और वाटर की गिवन है, तो क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या है? वेलोसिटीज को अपॉन ही तो करना है, रेशियो तो कैलकुलेट करना है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर कोई भी 2 हमें गिवन होंगे, कोई एक पूछा जाएगा। या तो हमारे पास ये दोनों गिवन होंगे, या तो हमारे पास ये दोनों गिवन होंगे बच्चों, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा, या फिर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो जाएगा और हमें क्या पूछा जाएगा? वेलोसिटी इन वाटर हमसे पूछी जाएगी। कोई बात नहीं, हम दे देंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे से समझ गए। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि भाई एक मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड मीडियम की हमें यहाँ पर क्या निकालनी होती है? वेलोसिटी निकालनी होती है, इसका रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है भाई? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसमें हम बच्चों जो एक मीडियम होता है वो फर्स्ट मीडियम वो हम लेते हैं एयर या फिर वैक्यूम। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, वो एयर एंड वैक्यूम में लगभग सेम होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो यहाँ पर हम एयर एंड वैक्यूम, इसके लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लगभग सेम लेंगे हम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर भी आपके पास मिलेगा, तो वहाँ पर जो मीडियम 1 होगा वो या तो एयर होगा या फिर वो हमारे पास क्या होगा बच्चों? वैक्यूम होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और ये तो बहुत सिंपल हो गया। मान लो अगर हमसे कहा जाए कि लाइट रे वैक्यूम से ट्रैवल करती हुई ग्लास में एंटर होती है और हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए। क्या पूछा जाए? अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.5, और हमसे कहा जाए कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ गए मेरी बात? हमें क्या क्या गिवन है? हमें एक बार बोल दिया कि लाइट रे ग्लास में एंटर करती है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, तो हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूले में बाद में आएंगे, पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। लाइट से कहाँ, वैक्यूम से कहाँ जा रही है? यह वैक्यूम से जा रही है ग्लास में। हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मीडियम वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, स्पीड ऑफ मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम 2 मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। हमें म्यू गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हमने लिख दिया 1.5 गिवन है भाई। उसके बाद v1 कितना है हम जानते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर v2 कैलकुलेट करना था, तो भाई v2 कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, v2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 × 10⁸ अपॉन 1.5।
ये लो भाई, पॉइंट ऊपर जाएगा, 15 2 30 हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, यहाँ पर वेलोसिटी कम हुई है ना। कम क्यों हुई? क्योंकि एयर या फिर वैक्यूम से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। मैंने क्या कहा था, ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा मीन्स वेलोसिटी कम। बोलो क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गया ना। अब देखो, ये तो हमारे पास एक एग्जांपल था सिंपल सा, जो आई होप आप समझ पाए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू C/V। क्या लिखेंगे? C/V, जहाँ पर C क्या है, वेयर C हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। बोलो भाई क्लियर है क्या, समझ में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एक तो पढ़ा था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस एक मीडियम हमेशा कौन सा होगा, एयर या फिर वैक्यूम। क्लियर इतनी बात? अब देखो बच्चों, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। कभी आपसे रिलेटिव टर्म में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा। मान लो अभी तो हमसे क्या पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हमने बता दिया भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर हमसे पूछा है तो हमने मान के चले कि भाई हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया C/वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो हमने लिख दिया भाई C/वेलोसिटी ऑफ वाटर लिख दिया। अगर मान लो हमसे कहा जाए कि ग्लास से चलते हुई वाटर में जा रही है, तो हमने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। बट मान लो अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, अब हमसे क्या पूछ लिया, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तब इसको कैसे करेंगे हम? पहली बात तो देखो कि हम इसको लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम ये वाला तरीका यूज़ करेंगे। जिसका हमें निकालना है उसको हम यहाँ लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट पर निकालना उसको हम पीछे लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी बात, सुनना मेरी बात ध्यान से। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना था। मान लो कि लाइट रे है जो वाटर से ग्लास पे जा रही है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। एक फॉर्मूला तो मेरे पास बन गया यहाँ पर ये वाला, और ये तो बड़ा सिंपल था, मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई जिस मीडियम में लाइट रे एंटर करती है, ट्रैवल करती है, बाद में जो सेकंड मीडियम होता है उसकी वेलोसिटी हमेशा नीचे आती है, तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया। बट मान लो अगर न्यूमेरिकल में आपको ये वेलोसिटीज नहीं गिवन है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है अलग अलग, समझ रहे हो, आपको कह दिया जाता है कि लेट सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमारे पास 3/4 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें मान लो 1/4 गिवन है, ऐसा कुछ हमें मान लो गिवन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को? आपके पास आपको गिवन है म्यू ऑफ जी बराबर लेट सपोज 1/4 एंड म्यू ऑफ वाटर आपको गिवन है 3/4, आपको ऐसा कुछ गिवन है। अब आप क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे भाई, हमारे पास फॉर्मूला तो ये है। अब आप सोचोगे सर ने तो बताया ही नहीं ऐसा कुछ, सर ने तो बताया था स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, रेशो होता है, स्पीड ऑफ लाइट हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो भाई क्या करें, हम लगाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग। कैसे लगाएंगे, सर ने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू ऑफ जी को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा, हम म्यू ऑफ जी को क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी ग्लास इज इक्वल टू C अपॉन वेलोसिटी ऑफ जी। यस और नो, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? ओके, इसी तरह हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख सकते हैं C अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ से चलो भाई, यहाँ से V ऑफ जी हमें क्या मिल जाएगा, C अपॉन म्यू ऑफ जी। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ वाटर हमें क्या मिल जाएगी, C अपॉन म्यू ऑफ W। क्या अब हमारे पास V G एंड VW की आ गई, बिल्कुल आ गई। क्या हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रॉम फॉर्मूला वी कैन राइट, वैल्यू पुट करेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये
लिखने की टर्म याद रखना बच्चों। अब देखो हमारे पास v ऑफ w को क्या लिखेंगे हम, c अपॉन म्यू ऑफ w डिवाइडेड बाय c अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। ओके, तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा c अपॉन म्यू ऑफ w मल्टीप्लाई म्यू ऑफ g अपॉन c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास फाइनली क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर मिल जाएगा म्यू ऑफ g अपॉन म्यू ऑफ w। क्लियर है क्या भाई इतनी बात? ये फॉर्मूला आप चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, वेलोसिटी की टर्म में ये होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में ये होगा, बट अगर आप नहीं भी याद रख पाएँ इसको तो आप ये डेरिवेशन याद कर लें, एक बार इसको निकालना सीख लें। अब देखो हमारे पास ये गिवन थी वैल्यूज, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो देखो जब हम वाटर से ग्लास में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऊपर आएगा, बट वेलोसिटी कैसी आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। बस ये डिफरेंस है, उलट फेयर है, ठीक है, इसका ध्यान रखना बस आप। बोलो क्लियर है इतनी बात? भाई ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझ में आ गया आपको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया हमारा, सेकंड टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो गया, और मैंने यहाँ पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जहाँ से बन पाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक्स भी क्लियर कर दिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब हमने क्या करा, अभी तक हमने क्या करा था, वाटर में लाए थे लाइट को, चलो अब वाटर की जगह एक ग्लास स्लैब रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। मीन्स एयर हमारे पास एक मीडियम है, एक मीडियम हमारे पास ग्लास है, एक काम करते हैं यहाँ पर लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। मैंने यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट कराई, इसके बाद क्या होगा, ये नॉर्मल आ गया। अब देखना लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, यहाँ पर डेंसिटी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप कहोगे सर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी मेजरमेंट होता है जो हमें इंस्ट्रूमेंट होगा एक, जो हमें बताएगा कि भाई लाइट की स्पीड कितनी है डिफरेंट मीडियम्स में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे हम, ऑप्टिकल डेंसिटी हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम निकालते हैं कि लाइट की जो स्पीड है डिफरेंट मीडियम में वो कितनी है। क्लियर इतनी बात? तो देखो यहाँ पर ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है एयर से, तो यहाँ पर लाइट ने क्या करा, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई। अब देखो क्या लाइट रे यहाँ रुक जाएगी? नहीं रुकेगी लाइट रे वापस से इधर आगे की तरफ बढ़ेगी। अब देखो लाइट रे कहाँ जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, मीन्स डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। बताओ क्या होगा, लाइट कहाँ जाएगी, जल्दी बताओ मुझे। क्या लाइट रे हमारी नॉर्मल से धूल की तरफ होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से धूल की तरफ बैंड होती है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो देखो अब लाइट रे यहाँ पर क्या होगी, नॉर्मल हमने बना दिया, तो लाइट रे यहाँ पर कुछ नॉर्मल से धूल की तरफ बैंड हुई। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर अब एंगल देखेंगे हम, तो ये I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन नंबर 1। अब देखो ये वाला जो एंगल होगा ना I2, एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ पर Z बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ R1 है ये बराबर होगा एंगल ऑफ I2 के, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और लाइट रे ये जो R2 है हमारे पास, इस R2 को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंट। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ध्यान रखना, लिख लेना अपने नोट्स में। ये एंगल ऑफ ई भी है, कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर R2 की जगह एंगल ऑफ ई भी दिख सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ये एंगल ऑफ ई, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, वो ये है कि देखो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या ये लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती? बिल्कुल करती। मतलब कुछ कैसे करती, ये लाइट आपके पास कुछ ऐसे ट्रैवल करती, कुछ दिखाई दिया आपको यहाँ पर। ये जो हमारे पास इमरजेंट रे है ना बच्चों, ये इमरजेंट रे इस रे के एकदम पैरेलल है। कैसे है? पैरेलल है, मीन्स ध्यान से देखो पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला जो I1 था ये एंगल ऑफ इमरजेंट के बराबर है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ऑफ I1 इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ R2। मतलब क्लियर है क्या इतनी बात? यहाँ से हम साफ इसको कैलकुलेटर लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से क्या मिला, हमने यहाँ से देखा कि एंगल ऑफ इमरजेंस जो है वो बराबर है, मीन्स दोनों रे आपस में पैरेलल हैं। अब अगर बच्चों ये पैरेलल है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर हुआ क्या हुआ यहाँ पर लाइट रे अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हुई। देखो फाइनली में क्या हुआ, शिफ्ट हो गई, डेविएट नहीं हुई, थोड़ा सा शिफ्ट हो गई। कितना शिफ्ट हो गई? कुछ इतना शिफ्ट हुई। अभी जो शिफ्ट हुआ है इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम कहेंगे यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस होगी अपने पाथ से, इसको हम क्या कहेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अभी कितना डिस्प्लेस हुआ? इतना डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक।
तो मतलब ग्लास स्लैब ने क्या करा, ग्लास स्लैब ने हमारी जो लाइट थी उसके पाथ को डिस्प्लेस कर दिया। कैसा डिस्प्लेस करा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, अब ये डिपेंड किस किस पर करता है, ये डिपेंड किस पर करता है। पहली बात तो आप ये समझे बच्चों, मैं आपको बताना थोड़ा सा रह गया। पहली बात ये कि जो लाइट हमने इंसिडेंट करी थी, ये लाइट रे कौन सी है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब एक ही सिंगल कलर की लाइट है। या तो ये लाइट ग्रीन कलर की है, येलो कलर की है, या फिर जो कलर आपको दिख रहा है आप उसी कलर के उसको मान ले। ठीक है, तो ये सिंगल कलर की लाइट है बच्चों, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ओके, अभी डिपेंड किस किस पर करेगा, तो लैटरल शिफ्ट डिपेंड करता है सबसे पहले तो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। ठीक है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ज्यादा होगा। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक चीज डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास यहाँ पर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, एक चीज डिपेंड करता है हमारे पास किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास उतना ज्यादा होगा। ठीक है, एक ये ग्लास की मोटाई पर निर्भर करता है, मोटाई मतलब ये थिकनेस टी। ठीक है, तो टी जितना ज़्यादा होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास उतना ज़्यादा होगा। एंड साथ ही साथ ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ जो है जितनी ज़्यादा होगी लैटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होगा। ये आप लोग बच्चों ध्यान रखना। एक बात और, जब हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन में लाइट की वेवलेंथ तो चेंज होती है बच्चों, बट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना, नोट में लिख लो कि रिफ्रैक्शन में लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं, स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की बच्चों वो यहाँ पर हमारे पास चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर समझना एक बार। What will be the refractive index of the medium in which the speed of light is 2.5 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर एक मीडियम में लाइट की स्पीड गिवन है और हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या हम यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज लेंगे, क्या बिल्कुल लेंगे। उसमें क्या होता है, एक मीडियम हम कौन सा लेते हैं, एक मीडियम वहाँ पर हम लेते हैं एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, लिख लो भाई, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और ये क्या है, वी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, चलो भाई, तो वैल्यू पुट करेंगे। म्यू इज इक्वल टू, हम जानते हैं सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस c इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए भाई, तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, v हमें कितना गिवन है, 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, 3 अपॉन 2.5 क्या मिलेगा हमें, म्यू इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2.5। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 30/25, कैंसिल आउट होगा 5 से, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 6/5 मीन्स 1.2। ओके, सो म्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा, ये एक कैसी क्वांटिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूनिटलेस क्वांटिटी, ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी इसकी। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देखते हैं, न्यूमेरिकल और देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा सा न्यूमेरिकल है। चलिए, क्या है भाई, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3, हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, कितना गिवन है, 4/3 हमें गिवन है। एंड द ग्लास इज 3/2, हमें ग्लास का भी गिवन है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि अगर हमें विद रेस्पेक्ट टू पूछेगा तब हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम लिखेंगे कैसे, ये समझना है, लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जिस मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है बाद में आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसकी वेलोसिटी आती है नीचे, मीन्स v ऑफ g अपॉन v ऑफ w आ जाएगा। पहली बात तो ये, बट
हमने बात करी थी कि भाई अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर वेलोसिटीज तो गिवन नहीं है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है मीडियम्स के, तो वहाँ क्या करेंगे हम, मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो जिस मीडियम में लाइट रे बाद में एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। अब अगर मैं वैल्यू पुट करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ग्लास की कितना है 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 3/4 मीन्स 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू 9/8। अब देखो बच्चों, ये तो आ गया हमारे पास सिंपल तरीके से, बट मान लो अगर आप ये वाला फॉर्मूला भूल गए हो, आपको याद नहीं आ रहा, तो आप कैसे करेंगे इसको, हम इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वे में भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको डेरिवेशन करके समझा रखा है प्रीवियस स्लाइड्स में, ओके। सो आप एक बार वहाँ से देख लेना और वहाँ पर से भी इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, अरे भाई हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम म्यू ऑफ जी को यहाँ भी एक बार देख लो, हम म्यू ऑफ जी को क्या लिख सकते हैं, म्यू ऑफ जी बराबर क्या होगा, सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ जी, ठीक है। और म्यू ऑफ वाटर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से वी और जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हमें वही मिलेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, वी ऑफ जी बराबर क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, सी अपॉन म्यू ऑफ जी मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक, इजी है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। यहाँ तक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू ग्लास भी देख लिया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, या फिर पूछे जाते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इजी कॉन्सेप्ट है, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लग रही, मजा आएगा करने में, बस एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम, आगे हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बच्चों, आगे अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लेंसेज के बारे में, ठीक है, कि लेंसेज क्या होते हैं, उनसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि भाई लेंस होते क्या है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई लेंस होते क्या है। तो लेंस एक ट्रांसमिटिव ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट रेस को या तो कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। बोलो क्लियर इतनी बात। लाइट लेंस क्या है, लेंस हमारे पास एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट रेस को या तो कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पर या फिर वो डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। अब लेंस हम आज इस लेक्चर में, हम आपके पास जो क्लास 10th है वहाँ पर हम 2 टाइप्स के लेंस पढ़ते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। जो हमारे पास कॉनकेव लेंस होते हैं बच्चों, वो लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं, मीन्स फैला देते हैं, और जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो लाइट रे को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्ज करते हैं। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात। देखो एक एग्जांपल समझेंगे हम, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, देखो यहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो रही है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम चर्चा इस लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कॉनकेव लेंस, यहाँ पर आप देखें आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट डाइवर्ज हो रही है, ठीक। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ध्यान रखना बात, आ सकता है एग्जाम में। ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है। सेकंड हमारे पास है कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्जिंग, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज भी करता है, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतनी बात। चलो अच्छा, हम लेंस की एक डेफिनेशन और दे सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या होगी, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। लेंस क्या है, लेंस एक लेंस हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस से आपस में मिलकर बना होता है, और इन दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है उनमें से कोई एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना। लेंस क्या है, लेंस हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, बट कोई भी एक सरफेस आपके पास कैसी होनी चाहिए, राउंड होनी चाहिए, ठीक है, कर्व्ड होनी चाहिए। बोलो क्लियर इतनी बात। ये हमारे पास हो गए लेंस। अब इनसे रिफ्रैक्शन होते हैं, मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन किस में होता है बच्चों, लेंस में होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। अब वो टर्म्स कौन कौन सी है, पहला है हमारे पास यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या देखेंगे पहले हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, आप ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर 2 स्फेरिकल सरफेस को हमने मिलाकर एक लेंस बनाया है। तो देखो जब हमने लेंस बनाया बच्चों, तो मतलब ये वाला पार्ट कुछ इस सर्कल से लिया होगा,
स्फेयर से, ये वाला पार्ट हमने सरफेस से लिया है। तो ये दो सरफेस है, इन सरफेस के जो सेंटर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इसी तरह से हम यूज करेंगे यहाँ पर केव लेंस के लिए, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी ठीक है, सेम है, सॉरी। क्लियर है इतनी बात? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द लेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो वो होगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? ये जो लेंस है बच्चों हमारे पास, ये दोनों लेंस जिन रेडियस से मिलकर बने हैं, ये जो लेंस है, सॉरी, जिस स्फीयर से बने हैं, उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो होगी हमारे पास यहाँ पर इस लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या भाई इतनी बात? ठीक है। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है जो हम मिरर के लिए पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी वही होगा रिलेशन। और यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2f से डिफाइन करेंगे बच्चों, रिप्रेजेंट करेंगे 2f से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी भाई? पता होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले हमने हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। द लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ अ लेंस इज नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ओके। इजीली आपको शो हो रहा है और आई होप आप लोग इस एनिमेशन के थ्रू इसको समझ भी पा रहे हैं। यहाँ पर कोई बात हवा में भी नहीं हो रही, ठीक है। आपके बात सब ऊपर से नहीं जानी चाहिए, दिमाग से को जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ हम यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ वो हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस आपको इस चीज़ का हो रहा है। सेकंड हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस में प्रेजेंट वो पॉइंट है जहाँ पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो विदाउट डेविएशन उस पॉइंट से होकर गुजर जाती है, उससे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अ रे लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस गोज स्ट्रेट थ्रू आउट इट विदाउट अंडरगोइंग एनी बैंड और डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। जब लाइट रे यहाँ से पास होती है तो ये विदाउट डेविएशन अपने पाथ से गुजर जाती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारे पास यहाँ पर, इसका ध्यान रखना, ठीक है। देखो इस पूरे लेक्चर में अब हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, अब तीन चीज़ें होंगी हमारे पास, ठीक है। हमने रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया, उसकी बात नहीं कर रहा। पहला पॉइंट तो क्या होगा कि लेंस लाइट रे को कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को लाइट रे को डाइवर्स करेगा। और ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा सेंटर होगा हमारे पास जिससे अगर लाइट रे पास हो रही है तो विदाउट डेविएशन गुजर जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों फोकल लेंथ की। अब देखो फोकल लेंस क्या होगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर, इस लेंस के लिए हमें यहाँ पर दो फोकस मिलेगा, ठीक है। लेंस के लिए हमें यहाँ पर दो फोकस मिलेंगे बच्चों, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, मींस F1 एंड F2। कॉनकेव लेंस के लिए भी हमारे पास यहाँ पर दो फोकस मिलेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी हमें यहाँ पर बच्चों दो फोकस मिलेंगे। अब डिपेंड करेगा कि ये फोकस होंगे क्या। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रेजेंट वो पॉइंट जहां से अगर लाइट रे पास होकर लेंस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फर्स्ट फोकस। समझ में आई मेरी बात? ध्यान से सुनना और अपनी लैंग्वेज अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। जरूरी नहीं आप वही नोट्स बनाओ जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नोट्स मतलब आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखें। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस पर प्रेजेंट वो पॉइंट जिससे लाइट रे पास होने के बाद लेंस पर इंसिडेंट हो और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर फर्स्ट फोकस। एग्जांपल देखना, ये देखो लाइट रे यहाँ पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर जब पास होने के बाद लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, या फिर ये पैरेलल होने के बाद ये देखो फोकस पॉइंट से जिस पॉइंट से आती हुई नजर आती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। कॉनकेव लेंस के लिए फर्स्ट फोकस हमारे कुछ इधर मिलेगा, ठीक है। अगर लाइट इधर से आ रही तो लाइट इधर से आएगी तो फर्स्ट फोकस फिर हमारे पास ये होगा। क्लियर है इतनी बात? लाइट रे इधर से आ रही है तो फर्स्ट फोकस ये होगा, लाइट रे इधर से आएगी तो फर्स्ट फोकस ये वाला होगा। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई ना? अब बात आती है सेकंड फोकस की कि भाई सेकंड फोकस क्या होता है। तो देखो सेकंड फोकस का मतलब क्या होगा, जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, अगर लाइट रे हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो पैरेलल आने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी उस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस सेकंड, और सॉरी सेकंड फोकस, फोकस सेकंड नहीं, उसको हम बोलेंगे सेकंड फोकस या फिर द्वितीय फोकस। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? एनिमेशन देखना बच्चों ध्यान से एक बार। ये देखो कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास यहाँ पर पैरेलल आती हुई लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है वो पॉइंट हमारे पास है फोकस। अब एक बार तो ध्यान से देखना बच्चों, फोकस
और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बच्चों? फोकल लेंथ कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपके पास फर्स्ट फोकस के लिए भी सेम रहेगी, सेकंड फोकस के लिए भी हमारे पास सेम रहेगी। देखो कॉन्वेक्स लेंस में अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है उसे हम कहेंगे सेकंड फोकस। अगर लाइट रे इधर से आती तो ये फर्स्ट फोकस होता और इधर यहाँ पर कन्वर्ज होती, ये हमारे पास होता सेकंड फोकस। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पर, कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात? अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद कुछ इमेज फॉर्मेशंस। ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल क्या है? तीन रूल से भैया, बहुत सिंपल से। पहला रूल तो क्या है मैं आपको यूं ही बता देता हूं, चलो एक कम करते हैं, साथ साथ चलते हैं। पहला रूल ये है कि जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर गुजरेगी तो गुजरने के बाद वो विदाउट डेविएशन पास आउट हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर एक लाइट रे एक लाइट रे अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो विदाउट डेविएशन वो निकल जाएगी वहां से। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है भाई? देखो ध्यान से एक बार, पहले इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर एक बार ध्यान से, ये देखो। ठीक है, चलो भाई, सेकंड है हमारे पास यहाँ पर, अगर एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और आने के बाद वो जब लाइट से लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है या फिर फोकस से आती हुई हमें अपीयर होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, ध्यान से देखना, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और पैरेलल के बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी या फिर वो यहाँ से आती हुई हमें यहाँ पर दिखाई देगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या होता है भाई? थर्ड रूल हमारे पास होगा कि अगर लाइट रे फोकस पॉइंट से गुजरेगी तो गुजरने के बाद वो रिफ्रैक्शन जब होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पर थर्ड रूल है, जो कि हम पहले भी यहाँ पर इसको देख चुके हैं। ठीक है क्या भाई? क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए लेंस में, है ना? अभी तक काफ़ी सिंपल बातें चल रही है हमारे पास। अब हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले हमें दो बातें करनी होगी बच्चों। पहली बात तो ये कि देखो, अगर हमें इमेज चाहिए, मान लो हमें एक पॉइंट की इमेज चाहिए, तो उस पॉइंट की इमेज लेने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें क्या आवश्यक है? हमें यहाँ पर दो रे निकालनी पड़ेगी। उनमें वो दो रे एक पॉइंट पर, मान लो अगर हमें एक पॉइंट की इमेज चाहिए तो हमें उस पॉइंट से दो रे निकालनी होगी। वो दो रे रिफ्लेक्शन के बाद अगर वास्तव में एक्चुअल में मीट करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो अगर इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अगर वो हमारे पास यहाँ पर मिलती हुई, इंटरसेक्ट होती हुई हमें अपीयर होती है कि भाई हाँ ये अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट होगी, तो हमें वहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। पहली बात तो क्या कि किसी पॉइंट की अगर हमें इमेज चाहिए तो हमें वहाँ पर उस पॉइंट से दो रेज निकालनी होंगी। वो दो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर वास्तव में एक्चुअल में मीट होती है तो हमें हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है। बट अगर वो वहाँ पर इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर होती है तो हमें वहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? हमें वहाँ पर मिलेगा, कैसी इमेज मिलेगी? वर्चुअल मिलेगी एंड इरेक्ट मिलेगी। क्लियर है क्या बच्चों इतनी बात? अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस में जो हमें इमेज मिलती है बच्चों, वो इमेज ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करती है। डिफरेंट पोजीशंस पर हमें इमेज की जो पोजीशन होगी वो भी डिफरेंट मिलेगी। मींस अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को चेंज करें तो हमें जो इमेज मिलेगी उस इमेज की पोजीशन भी हमें यहाँ पर डिफरेंट मिलेगी। वो किस तरह से मिलेगी हम यहाँ पर इस लेक्चर में उसकी बात करेंगे। तो चलो भैया अब क्या देखेंगे? इमेज फॉर्म्ड विद या फिर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। चलो, पहला है हमारे पास ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पर है तब क्या होगा? चलो भाई देखते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो क्या लाइट रेस पैरेलल आएंगी? बिल्कुल पैरेलल आएंगी भाई। अब जब पैरेलल आ रही हैं तो एक पॉइंट पर फोकस होंगी कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, जिसे हम कहेंगे क्या? कन्वर्जिंग लेंस, या फिर ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे फोकस। तो अब देखो पोजीशन क्या होगी इसकी? पोजीशन हमें मिलेगी यहाँ पर एट फोकस। क्या लिखूँ मैं? एट फोकस। फोकस पर बनी। नेचर कैसा बना? देखो, क्या ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये लो भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसी है? पॉइंट साइज। बोलो क्लियर है क्या भाई? इतनी बात समझ में आ गई? कब? जब पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। सेकंड केस क्या है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f
पॉइंट ऑफ द लेंस, जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f के बियॉन्ड है, पीछे है। अब ये 2f क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो जब ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ है तो ध्यान से देखो इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, इमेज बन रही है हमारे पास यहाँ पर f एंड 2f के बीच। ठीक, देखो ध्यान से पैरेलल जा रही है, फोकस से गुजरेगी, एक लाइट रे को हम यहाँ पर सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, तो इमेज कहाँ बनी है हमारे पास f और 2f के बीच में। तो पोजीशन कहाँ है, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, f एंड 2f। अभी आई होप आप समझ गए ये f और f, 2f में इसका आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2f, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, दो फोकस होती है, मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, नेचर कैसे बनेगी, ध्यान से देखो, अगर आप मुझे देखकर बताओ तो आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो हमारे पास जो इमेज बनी है वो थोड़ी सी डिमिनिश है, छोटी है इमेज। ठीक है, तो पहले नेचर कैसा होगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर, क्या ये एक्चुअल में मिल रही है, बिल्कुल एक्चुअल में मिल रही है साहब, तो मतलब रियल और इन्वर्टेड, क्या उल्टी बन रही है, हाँ बिल्कुल उल्टी बन रही है, तो रियल इन्वर्टेड। ठीक, अच्छा साइज कैसी हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी। ठीक, ये होगी भाई साहब डिमिनिश्ड हमारे पास। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट केस देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फोकस 2f पर ले आते हैं। ठीक है, बियॉन्ड 2f थी, अब 2f पर लिया। अब अगर 2f पर लिया है बच्चों तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f पर ही बनेगी। इस तरफ ध्यान से देखो 2f पर बन रही है और सेम साइज बन रही है। कैसी है, सेम साइज है, मींस पोजीशन कहाँ है, एट 2f। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज कैसी है, सेम साइज, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये सब आपको लर्न करने हैं बच्चों अच्छे से, ध्यान से, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, थोड़ी सी भी को भी हार्ड न्यूमेरिकल आ गया, और अगर आपको रे डायग्राम्स अच्छे से आते हैं तो आप उसको समझ पाओगे बच्चों, काफ़ी हेल्प करेगा आपके। तो ये आपको याद होने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस इतनी बार कर लेना कि ये आपको नींद में भी कोई पूछो तो आप उसका आंसर बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना, इमेज फॉर्मेशन इन मिरर्स एंड लेंस बच्चों अच्छे से करके जाना, यहाँ से आपके पास बोर्ड्स में क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है क्या इतनी बात, बोर्ड्स में यहाँ पर बच्चों क्वेश्चंस बनेंगे, सो प्लीज़ इसके अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ओके, चलो ठीक है, और ये बनाते टाइम आप लोग स्केल का यूज़ करना, शार्प पेंसिल एंड स्केल, और कोशिश करना कि जो आपके पास जो डिस्टेंसेज हैं एक बार इक्वल होनी चाहिए एकदम। ठीक है, f 2f की जो डिस्टेंस है वो ये ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f। अब ऑब्जेक्ट अगर 2f और f के बीच में है कहीं पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, चलो देखते हैं भाई। जब ऑब्जेक्ट 2f के बीच में है तो जो ऑब्जेक्ट है बच्चों हमारे पास वो देखो बियॉन्ड 2f बन रही है। कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f। एक चीज़ देख रहे हो आप लोग, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर के पास लाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो इमेज है वो इमेज कैसी होती जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से दूर होती जा रही है। ठीक है, सेकेंड थिंग, धीरे धीरे बड़ी भी होती जा रही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर थोड़ी सी इमेज बड़ी मिली, बिल्कुल बड़ी मिली, तो पोजिशन कहाँ बनी, बियॉन्ड f, बियॉन्ड 2f मिली भाई। नेचर कैसा मिला इसका, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड हो गई, और साइज कैसी बनी, मैग्नीफाइड। ठीक है, कैसी मिली हमें साइज यहाँ पर, मैग्नीफाइड मिली। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट केस देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा f पर है, अगर ऑब्जेक्ट बच्चों हमारे पास यहाँ पर फोकस पर है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, क्या लाइट रे हमारे पास मीट हो रही है क्या, नहीं हो रही भाई साहब मीट, मतलब इनफाइनाइट पर मीट होगी। अब अगर इनफाइनाइट पर मीट होगी तो सबसे पहले पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगी। नेचर कैसा हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, साइज कैसी होगी, हाईली लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी। क्लियर है बच्चों इतनी बात, इन्फिनिट पर बनेगी। ठीक है, अब अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को इस f से भी थोड़ा सा पास ले आए, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में रखें। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड f के बीच में अगर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देख लें एक बार ध्यान से। अगर हमने यहाँ पर रखी इमेज को, ठीक है, तो देखो इमेज कहाँ बनेगी, अब दिख रहा है क्या आप लोगों को, क्या यहाँ पर इमेज बन सकती है क्या, नहीं। क्या सोच रहे हो सर, पैरेलल बनेगी,
पैरेलल जाएगा क्या? ध्यान से देखो, ये लाइट रेस पैरेलल नहीं है, ये एकदम से एक दूसरे से दूर हट रही है। आगे जाकर इन्फिनिटी पर जाएंगे तो दूर हटेगी एक दूसरे से। बट अगर हम इसको यहाँ पर पीछे की तरफ अगर आगे बढ़ाएं तो ये हमें बेटा कहीं मिलती हुई नजर आएंगी। तो जहाँ मिलेगी वहीं बनेगी हमारी इमेज। जो इमेज बनेगी मतलब कैसी बनी इमेज? ध्यान से देखो, इमेज हमारे पास बनी सीधी बनी ना। क्या ये एक्चुअल में मिली? नहीं, हमें अपीयर हुई, मिलती हुई, इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर हुई। मीन्स इमेज कैसी बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इमेज की पोजीशन होगी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेचर कैसा होगा इसका? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज कैसी होगी? इनलार्ज, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो ये सब केस हमने कहाँ पढ़े? ये सब केस पढ़े हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही लेंस ऐसा था कि मुझे इमेज बनी वो कैसी मिली? वर्चुअल मिली, इरेक्ट मिली और इनलार्ज मिली, ठीक है। इनलार्ज तो हमें हालांकि मिल ही रही है, बट कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। बट कुछ एक केस ऐसा होगा जिसमें ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी यहाँ पर हमें शो करेगा बेटा। तो ये तो थे हमारे पास इमेज फॉर्मेशंस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। बट कॉनकेव लेंस बच्चों हमारे पास यहाँ पर उसमें जो इमेज बनती है वो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पर डिपेंड नहीं करती। हम ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दें, हमारे पास जो इमेज मिलेगी वो इमेज हमें ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ही मिलेगी, ठीक है। अनलाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है। मतलब पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, अब देखो कहाँ बनेगी? लोकेटेड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट पर लोकेटेड होगी वो, ठीक है। सेम साइड बनेगी एंड दिस फीचर्स वो कॉनकेव लेंस बाय ड्राइंग अ रे डायग्राम। इसको हम एक बार रे डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का भी इमेज देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं। बड़ा ये तो थोड़ा सा इजी होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा बेटा? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ही होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला केस है हमारे पास यहाँ पर, इन ऑल केस द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। देखो हमने ऑब्जेक्ट का रख दिया यहाँ पर 2f के पीछे रखा है। तो ध्यान से देखो इमेज हमें कहाँ मिलती हुई? देखो क्या इमेज यहाँ एक्चुअल में मीट हो रही है क्या? नहीं। क्या इमेज जो है जो लाइट रेज है क्या वो एक्चुअल में मिल रही है? नहीं मिल रही एक्चुअल में। बट अगर हम उसको पीछे की तरफ आगे बढ़ाएं तो वो यहाँ पर हमें मिलती हुई कहीं नजर आएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इमेज हमारे पास यहाँ बनी। जब ऑब्जेक्ट को हम f पर लिया है, 2f और f के बीच में लिया है, तब भी देखो जो हमारे पास इमेज है वो इमेज बच्चों f एंड फोकस के बीच में ही है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में ही है। हम इसको थोड़ा सा और आगे लिया है तब भी हमारे पास इमेज जो है वो सेम साइज मिली, सॉरी सेम ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में मिली एंड डिमिनिश्ड मिली। कैसी मिली बच्चों? डिमिनिश्ड मिली। सो कॉनकेव लेंस के लिए हमें इमेज कैसी मिलेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। याद रखना बच्चों आप लोग। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? सिंपल था कॉनकेव लेंस के लिए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? अपने प्रीवियस लेक्चर में मिरर के लिए क्या पढ़ा था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पर लेंस के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उसमें थोड़ा सा डेविएशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर मिलेगा फॉर लेंस 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों लेंस फॉर्मूला। यहाँ पर f क्या है? f हमें मिल जाएगा फोकल लेंथ, f हमें मिलेगा फोकल लेंथ। v क्या है हमारे पास यहाँ पर? इमेज डिस्टेंस। क्या है v? इमेज डिस्टेंस। और u क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मैग्निफिकेशन। भाई मैग्निफिकेशन में हम पहले पढ़ चुके हैं। m क्या होता है? m बराबर हमारे पास यहाँ पर होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर m इज इक्वल्स टू v अपॉन u।
ये दो फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर मैग्नीफिकेशन के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेक्शन का ध्यान रखेंगे। लेंस फॉर्मूले में सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होगी, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगी। ठीक है, साइन कन्वेक्शन हम एक बार यहाँ पर अभी आपस से देख लेंगे। और यहाँ पर V/U मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस था, -V/U, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई खास डिफरेंस नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर पावर ऑफ लेंस। अब आप कहेंगे सर पावर ऑफ लेंस क्या है ना, आप कहेंगे सर पावर ऑफ लेंस क्या है। देखो भाई लेंस का काम क्या था, लेंस का काम था, मैंने आपको क्या समझाया था कि लेंस का काम है या तो वो लाइट रे को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पर जिसे हम फोकस कहते हैं, या फिर वो डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देता है, कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो लेंस की लाइट रे को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की जो क्षमता है उससे हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस। क्या कहेंगे भाई, पावर ऑफ लेंस। समझ में आ गई क्या। कोई पूछे व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस तो घबराना मत भाई, पावर क्या हो गया यहाँ पर, क्या क्या लेंस लाइट को तोड़ देता है क्या अपनी पावर से, नहीं। वो क्या करेगा बच्चों, उसका काम होता है लाइट को डाइवर्ज करना या फिर कन्वर्ज करना। तो कोई पूछे व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस तो आप कहना कि किसी भी लेंस की लाइट रे को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं पावर। तो उसका हम डिनोट किससे करेंगे, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है P = 1/f। यहाँ पर फोकल लेंथ किस में होती है बच्चों, मीटर में होती है। बोलो क्लियर है इतनी बात। हमारे पास P का फॉर्मूला होता है 1/f। F क्या है, फोकल लेंथ है, यहाँ पर P क्या है, पावर किसकी, लेंस की। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा यहाँ पर एक लेंस है, ये रहा, मान लो कॉन्वेक्स लेंस है। एक लाइट रे आई और आते ही इसको कन्वर्ज कर दिया इस पॉइंट पर। मान लो ये पॉइंट जो है ये 2 सेंटीमीटर है, फोकस पॉइंट हो जाएगा इसका। एक लेंस और है, लाइट रे आई और आने के बाद इसने यहाँ पर इसको कन्वर्ज करा यहाँ पर। ये डिस्टेंस आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, F। तो ध्यान से देखो, मुझे एक बार बताओ किसकी पावर ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, काम क्या था, लाइट को कन्वर्ज करना। जिसने ज़्यादा कन्वर्ज करा, जल्दी कन्वर्ज करा, उसकी पावर ज़्यादा। तो मतलब इसकी पावर ज़्यादा। ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। तो पावर ऑफ लेंस L1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस L2। सिंपल सी बात। दूसरी बात देखो, ये डिपेंड किस पे कर रहा है। यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी है, यहाँ पर फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1 इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2। तो मतलब फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा, पावर उतनी ही हमारे पास यहाँ पर कम मिलेगी। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात। देखो ध्यान से 1/f है। अगर मान लो यहाँ पर लेंथ देखो, फोकस लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है तो इसकी पावर कम हो जाएगी। बोलो क्लियर है बच्चों इतनी बात। फोकल लेंथ फॉर्मूले में हम हमेशा मीटर में लेंगे और उसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, SI यूनिट की जब हम बात करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास होगी डायोप्टर। क्या हो जाएगी, डायोप्टर। बट ये कब होगी, जब हम फोकल लेंथ किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। बोलो क्लियर है बच्चों इतनी बात, समझ में आ गई। अब सब बच्चों को दी हो जाएगा हमारे पास पावर ऑफ लेंस। तो क्या होगा पावर ऑफ लेंस, लाइट रे को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की क्षमता। ठीक है, क्लियर है क्या इतनी बात। अब देखो हम साइन कन्वेक्शन देख लेते हैं। सिंपल सा था भाई, हमने पहले भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, साइन कन्वेक्शन। हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मान लो भाई, क्या मान लो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट रे कुछ ऐसे आ रही है। ये आपके पास आ गई भाई लाइट रे। ठीक, लाइट रे है, ये लाइट रे हो गई। अब देखो लाइट रे के बाद ये आपके पास हो जाएगा भाई ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। लिख लो भाई, पहला पॉइंट तो हो गया डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी बात तो मैं आपको समझाऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। अगर लाइट के साथ चलेंगे तो पॉजिटिव। चलो लिख लो, ऐसे लिख लो, रे के साथ चले तो डिस्टेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, वरना लिख लो चेतावनी नेगेटिव। अब ये क्या लिखे हम, समझो एक बार वापस से को बात को ध्यान से। मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर होगी। ठीक है, ये फोकस है भाई साहब इसका, एक फोकस यहाँ भी होता है। ठीक है, ये भी फोकस है, ये 2f है और ये भी यहाँ पर 2f है। अब मेरे बात ध्यान से समझना बच्चों, मान लो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ रखा हुआ है
तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम कहाँ से मेज़र करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। तो मेज़र करने के लिए हमें यू चलना पड़ेगा ना भाई, बिल्कुल। लाइट रे कैसी है? इस तरफ। हम कहाँ चले? उल्टा। मीन्स यू बराबर कैसा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? नेगेटिव आएगा। मीन्स अगर हमारे पास यू बराबर आया 5 सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब मान लो इमेज कहाँ बनती है? मैक्सिमम 5-6 केस देखे थे, 5 केस में इमेज यहाँ बनी थी। मान लो इमेज बनी हमारे पास कुछ यहाँ पर, ठीक है। अगर इमेज यहाँ बने, हालांकि यहाँ बनती नहीं, अगर 2f से पीछे हो तो, ठीक है, बनती नहीं है। 2f से पीछे होती है तो यहाँ पर का इमेज बनती है। मान लो यहाँ पर बनी, तो इमेज बनी मान लो यहाँ पर भाई। अगर अब इमेज अगर यहाँ पर बनी मीन्स ये लो, ये इमेज यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे ना, इधर चला मैं। इमेज मेज़र कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। चलेंगे ऐसे, ऐसे चला मैं। लाइट कैसे चल रही थी? ऐसे। लाइट के साथ चला मैं, तो यू कैसे, वी कैसा जाएगा मेरे पास यहाँ पर? पॉजिटिव आ जाएगा। मान लो वी मेरे पास अगर मान लो 3 सेंटीमीटर आया तो वी बराबर +3 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर इतनी बात? बोलो समझ में आ गई क्या भाई? क्लियर है? ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट इमेज ऐसे यहाँ पर बनती है कहीं तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अदरवाइज नीचे जो बनेगी वो कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक, बस यही था साइन कन्वेक्शन। अब न्यूमेरिकल्स पर आते हैं हम, ठीक है। देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास यहाँ पर। अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट, क्या होगा? इट फॉर्म्स द इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय द लेंस। हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है बच्चों, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, मतलब हमें एफ गिवन है भाई, 15 सेंटीमीटर हमें एफ गिवन है। और क्या गिवन है? हम ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी डिस्टेंस पर रखें कि जो इमेज डिस्टेंस है वो हमें मिले यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। मीन्स हमें यू पूछा गया है और मैग्निफिकेशन एम हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम एक बार रे डायग्राम की हेल्प ले लेंगे। रे डायग्राम बोलें तो कुछ ऐसा बनेगा। कॉनकेव लेंस है भाई हमारे पास। अब लेंस देखते ही आप समझ गए कि लाइट अगर ऐसे जा रही है तो इमेज हमारे पास कुछ इस तरफ बनेगी। और डिस्टेंस हम कहाँ से मेज़र करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करेंगे। और अगर यहाँ से मेज़र करेंगे तो मीन्स ऐसे चलेंगे, लाइट ऐसे, हम ऐसे, मीन्स नेगेटिव। ठीक है क्या इतनी बात? अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था भाई? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f फोकल लेंथ कहाँ होगी? इसी तरफ होगी। मेज़र ऐसा करेंगे मीन्स नेगेटिव आएगी। बोले तो 1/15 माइनस का इज इक्वल्स टू 1/v। हमें v कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर गिवन है। कहाँ बनेगा? यहीं कहीं बनेगा भाई, ठीक है। अरे क्या देखा था हमने, क्या पढ़ा था? यही तो पढ़ा था कि कॉनकेव लेंस में इमेज कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बगल बीच में बनेगी, ठीक है। लाइट अगर ऐसा आ रही है तो यहाँ पर कहीं बनेगी, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव हो जाएगी भी, माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस का 1/u हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 1/u बराबर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? 1/15 माइनस 1/10 मिलेगा। यस और नो? आगे सोल्व करें तो 1/f बराबर क्या मिल जाएगा? 10 माइनस 15/15 मल्टीप्लाई 10 बराबर 5/15 मल्टीप्लाई 10। तो 1/f नहीं भाई, 1/u आएगा यहाँ पर, 1/u। तो 1/u बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5 3 15, तो 1/30। और अगर हम कहें तो हमें u कैसा मिल जाएगा? यू मिला हमें यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। कैसा मिला भाई? यू 30 सेंटीमीटर। 1 मिनट रुको बच्चों, ये माइनस का 5 आएगा तो ये मिलेगा हमें माइनस का 30 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? इसी तरफ बनेगी। और यही तो हमने करा था कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज कहाँ बनती है? फोकस लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं बनती है, ठीक है। फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, वही कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ें। देखो अब हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना था बेटा, तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? m इज इक्वल्स टू v/u था। तो m बराबर कैसा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? v कितना है भाई हमारे पास यहाँ पर? ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा हमारे पास 30, तो ये हमारे पास मिल जाएगा 1/3। मीन्स मैग्निफिकेशन कैसा हो रहा है भाई? m हमारे पास मिल रहा है 1/3। मीन्स मैग्निफिकेशन कैसा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का 1/3 है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया क्या? हो गया हमारा क्वेश्चन, ओके। तो देखो ध्यान से, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। देखो भाई, हमें क्या गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस, जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर,
ठीक है, कॉनकेव लेंस से रखा है हमने, तो भाई पहले बना लो। कॉनकेव लेंस हो गया, सर ने बताया था कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो लाइट रे कुछ ऐसे आ रही है तो इमेज जाहिर सी बात है यहाँ पर बनेगी। फोकल लेंथ हमारे पास ये वाली होगी। इमेज डिस्टेंस भी एक केस में हो सकता है इधर बने, वरना किधर ही बन सकती है, वो हम देख लेंगे। अब देखो, तो हमारे पास यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हमारे पास यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पर फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर गिवन है भाई। उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है, मीन्स यू बराबर हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। हमें मतलब वी फाइंड करना है और नेचर फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करनी है और मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करना है। कर लेंगे भाई, ईजी है। तो आप लोग कर लोगे क्या? आप लोग ट्राई करो एक बार इसको, ठीक है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना एक बार ना, ट्राई करो पहले। अब देखो करना क्या था इसमें, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एक बार बताओ भाई, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। लाइट ऐसे, हम भी ऐसे, मीन्स पॉजिटिव। 1/15 आ जाएगा क्या? 10 सॉरी, 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v। इमेज कहाँ बनेगी भाई? पता नहीं अभी हमें इमेज। माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, -1/ माइनस का 15 आ जाएगा, प्लस होकर इधर चल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मीन्स 1/v बराबर क्या मिल जाएगा? 1/10 माइनस 1/15 मिल जाएगा। और ये कैलकुलेशन हमने पहले कर रखी है प्रीवियस स्लाइड में, तो हमें मिल जाएगा v बराबर यहाँ से 30 सेंटीमीटर, मतलब पॉजिटिव। मतलब इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ कहीं बनेगी, इस तरफ, ठीक है। ये कैसे पता लगा हमें? अरे भाई लाइट रे ऐसे जा रही है ना, तो v भी हमारे पास पॉजिटिव आया, मीन्स यहीं कहीं बनेगी लाइट रे, क्योंकि डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अब मेरी बात एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, हमने जो रे डायग्राम में पढ़ा था ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रूफ भी हो रहा है। कैसे प्रूफ हो रहा है? देखो ध्यान से, हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था भाई कि जो फोकस लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मीन्स 2f बोले तो r। यहाँ पर f कितनी दे रखी है बच्चों? हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा इसका? 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 2f। अब देखो रे डायग्राम याद करो, अगर ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में होता है तो डायग्राम का तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड 2f बनती है, करेक्ट। कहाँ बनती है? बियॉन्ड 2f बनती है। अब मतलब यहाँ से 2f की डिस्टेंस वही होगी 20 सेंटीमीटर। हमारे पास इमेज की जो डिस्टेंस वो कितनी आ रही है? 30 सेंटीमीटर, मीन्स 2f के भी पीछे बन रही है इमेज। अगर यहाँ पर हमारे पास 2f है बेटा, तो इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड 2f बन रही है यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आई? तो जो हमने वहाँ पर रे डायग्राम में पढ़ा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हम प्रूफ कर रहे हैं विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है क्या भाई? समझ में आ गया? अच्छा, हमें m कैलकुलेट करना था। m कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? m बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर v/u। सो m बराबर हमें क्या मिल जाएगा? v कितना था भाई हमारे पास यहाँ पर? v हमें मिला 30 और u हमारे पास था 10, मीन्स m कितना है हमारे पास यहाँ पर? 3 टाइम्स है। m कैसा है हमारे पास यहाँ पर? 3 टाइम्स है। तो भाई अगर ऐसा है तो देखो ऑब्जेक्ट कैसा मिल जाएगा हमें? सबसे पहली बात तो ये समझो कि ऑब्जेक्ट हमें कैसा मिलेगा। देखो भाई, रियल मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा और मैग्नीफाइड मिलेगा। कैसा मिलेगा? मैग्नीफाइड मिलेगा। अरे भाई वहाँ पर भी तो हमें यही मिल रहा था, जो कैंडल लगाई थी हमने बियॉन्ड 2f, मैग्नीफाइड थी वो, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी बच्चों यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझा अच्छे से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाना, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब देखा, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस देखा हमने, लेंस के टर्म्स कुछ हमने यहाँ पर पढ़ी, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर इनके इमेज फॉर्मेशन देखे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर ट्राई करे। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक बार इसका रिविजन करना है, वापस से नोट्स बनाने हैं और उनको अच्छे से लर्न करना है। इस पूरे चैप्टर में बच्चों इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस को आप लोग अच्छे से करके जाना। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे, हो सकता है आपसे रे डायग्राम भी बनवाया जाए। ओके, सो अच्छे से मेहनत करना बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।